सुबह के 7 बजे थे। गुंज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि माँ के फोन ने उसका सारा मूड खराब कर दिया। गुंज बिटिया, मुझे माफ कर दो, मेरी हड्डी टूट गई है। बीना को दीजिए फोन। गुंज परेशान सी बोली। बीना, क्या हुआ माँ को? दीदी माँ जी बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई थी। मैंने गार्ड को बुलाया और किशोर अंकल भी आ गए थे। किसी तरह बेड पर लिटा दिया, लेकिन वे बहुत जोर जोर से रो रही हैं। सबको हॉस्पिटल ले जाने को बोल रही हैं, शायद फ्रैक्चर हुआ है। किशोर अंकल आपको फोन करने के लिए बोल रहे थे। बीना, मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, वह देखकर जो बताएंगे फिर देखती हूँ। गुंज ने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन किया और ऑफिस आ गई। उसे मालूम हो गया था कि माँ को हिप बोन में फ्रैक्चर हुआ है। इसी वजह से वे परेशान थी। उसे अब काफी चिंता होने लगी थी। किशोर अंकल ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया था। इतनी देर से लगातार फोन से सबसे बात करने से काम तो हो गया, लेकिन बीना है कि बार बार फोन करके कह रही है कि माँ बहुत रो रही है और एक बार आने को बोल रही है। गुंज, किसका फोन है जो तुम बार बार फोन कट कर रहे हो? पार्थ ने पूछा। पार्थ उसके साथ उसी के ऑफिस में काम करता है और अच्छा दोस्त है। एक ही कंपनी में काम करते करते दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई थी। फिर दोनों कब आपस में अपने सुख दुख साझा करने लगे, पता ही नहीं चला। गुंज ने अपना लैपटॉप बंद किया और सामान समेटती हुई बोली, मैं रूम पर जा रही हूँ। पार्थ ने भी अपना लैपटॉप बंद कर बॉस के कैबिन में जाकर बताया और दोनों ऑफिस से निकल पड़े। गुंज ने कहा, चलो ना रेस्तरा में एक एक कप कॉफी पीते हैं। गुंज रोबोट की तरह उदास कदमों के साथ रेस्तरा की ओर चल दी। वह वहाँ बैठी अवश्य थी, पर उसकी आंखों से ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि उसका शरीर यहाँ है पर मन कहीं और। तो वह अपने अंतर्मन से संघर्ष कर रही हो। पार्थ ने उसका मोबाइल उठा लिया और कॉल हिस्ट्री में जान लिया था कि उसकी माँ की कामवाली का फोन। फिर डॉक्टर, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? वे गिर गई है, हिप बोन में फ्रैक्चर हुआ है, मुझे रो रो कर बुला रही है। तो तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मुझे तो सब कुछ करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने मुझे पैदा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसलिए उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, हमेशा मारना पीटना, प्यार दुलार के लिए मैं सदा तरसती रही। अब आए उनके भगवान, करे उनकी देखभाल, उनके गुरु महाराज जिनके कारण वे मेरी पिटाई किया करती थी। आई हेट हर। देखो गुंज, तुम्हारा गुस्सा जायज है। होता है, कुछ बातें स्मृति से प्रयास करते रहने से भी नहीं मिट पाती। लो पानी लो, अपने आप को शांत करो। पार्थ, मैं माँ की सूरत तक नहीं देखना चाहती, कहकर वह सिसक उठी थी। पार्थ चाहता था कि उसके मन की कटुता आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाए, ताकि वह सही निर्णय ले पाए। वह छोटी थी, तब संयुक्त परिवार में रहती थी। घर पर ताई जी का शासन था, क्योंकि वह रईस परिवार की बेटी थी। माँ सीधी सादी सी सामान्य परिवार से थी। गुंज दुबली पतली, सांवली, पढ़ने में कमजोर, सब तरह से उपेक्षित। पापा का किसी के साथ चक्कर था, सब तरह से बेसहारा। माँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती। उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, पर उसे तो आइस पाइस, कैरम बोर्ड और दूसरे खेलों से ही फुर्सत नहीं थी। वह हर समय ताई की गोलू और चिंटो के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह घूमा करती। घर में कभी बुआ के बच्चे, तो कभी मौसी के बच्चे, तो कभी पड़ोस के साथियों की टोली का जमघट लगा रहता। बस सबका साथ पाकर वह भी खेलने में लग जाती। एक और, पति की उपेक्षा, पैसे की तंगी, साथ में घरेलू जिम्मेदारियां, कुछ भी तो माँ के मनमाफिक नहीं था। गुंजित करती कि मुझे गोलू भैया जैसा ही बैग चाहिए। नाराज होकर माँ का उसका कान पकड़कर लाल कर देना। वह सिसक कर रह जाती। एक तरफ बैग न मिल पाने की तड़प, तो दूसरी तरफ कान खींचने जाने का दर्द भरा एहसास, और सबसे अधिक अपनी बेइज्जती को महसूस कर गुंज कभी रो पड़ती तो कभी चीखने चिल्लाने लगती। इससे फिर से उसकी पिटाई होती थी। रोना धोना और भूखे पेट सो जाना उसकी नियति थी। उस उम्र में वह नासमझ अवश्य थी, पर पिटाई होने पर अपमान और बेइज्जती को बहुत ज्यादा ही महसूस करती थी। गुंज दूसरी क्लास में थी। उसकी फ्रेंड हिना का बर्थडे था। वह स्कूल में पिंक कलर की फ्रॉक पहन कर आई थी। उसने सभी बच्चों को पेंसिल बॉक्स के अंदर पेंसिल, रबर, कटर और टॉफी रख कर दिया था। इतना सुंदर पेंसिल बॉक्स देखकर वह खुशी से उछली कूदती घर आई और माँ को दिखाया, तो उन्होंने उसके हाथ से झपट कर ले लिया। और जरूरत नहीं है इतनी बढ़िया चीजें स्कूल ले जाने की, कोई चुरा लेगा। वह पर पैर पटक कर रोने लगी, लेकिन माँ पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह एक दिन स्कूल से लौट कर आई, तो माँ उस पेंसिल बॉक्स को पंडित के लड़के को दे रही थी। यह देखते ही वह चिल्लाकर उनके हाथ से बॉक्स छीनने लगी। यह मुझे मिला था, यह मेरा है। इसी बात पर माँ ने उसकी गर्दन पीछे से इतनी जोर से दबाई कि उसकी सांसें रुकने लगी और मुंह से गो गो की आवाज निकलने लगी। वह बहुत देर तक रोती रही थी, लेकिन समय सब कुछ भुला देता है। वह कक्षा 4 में थी। अपनी बर्थडे के दिन नई फ्रॉक दिलवाने की जिद करती रही, लेकिन फ्रॉक की जगह उसके गाल थप्पड़ से लाल हो गए थे। वह रोते रोते सो गई थी, लेकिन शायद पापा को उसका बर्थडे याद था, इसलिए वह उसके लिए टॉफी लेकर आए थे। वह स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने बैग में टॉफी रखकर बेहद खुश थी, लेकिन शायद टॉफी सस्ती वाली थी, इसलिए ज्यादातर बच्चों ने उसे देखते ही लेने से इनकार कर दिया था। वह मायूस होकर रो पड़ी। उसने गुस्से
ने सारी टॉफी कूड़ेदान में फेंक दी थी। बर्थडे तो हर साल ही याद धमकता था। पड़ोस में गार्गी उसकी सहेली थी। उसने आंटी को गार्गी को अपने हाथों से खीर खिलाते देखा था। उसी दिन से वह कल्पना लोक में केक काटती और माँ के हाथ से खीर खाने का सपना पाल बैठी थी। पर बचपन का सपना केक काटना और माँ के हाथों से खीर खाना उसके लिए सिर्फ एक सपना ही रह गया। वह कक्षा 6 में आई तो सुबह माँ उसे चीख कर जगाती, कभी सुबह सुबह थप्पड़ भी लगा देती और सोम पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर घंटी बजाकर जोर जोर से भजन गाने बैठ जाती। वह अपने नन्हे हाथों से फ्रिज से दूध निकालकर कभी पीती तो कभी ऐसे ही चली जाती। टिफिन में 2 ब्रेड या बिस्किट देखकर उसकी भूख मर जाती। अपने सहेलियों के टिफिन में उनकी माओ के बनाए पराठे सैंडविच देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता था। साथ ही भूख से आंखें भीग उठती। यही वजह थी कि वह मन ही मन माँ से चिढ़ने लगी थी। उसने कई बार माँ के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए उनके बालों को गूंथने और हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश भी की थी, मगर माँ उसके हाथ झटक देती। मदर्स डे पर उसने अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उनके लिए प्यारा सा कार्ड बनाया था, लेकिन वे उस दिन प्रवचन सुनकर बहुत देर से आई थी। गुंज को माँ का इतना अंधविश्वासी होना अखरता था। वे घंटों पूजा पाठ करती तो गुंज को कोफ्त होता। जब मदर्स डे पर उसने अपने मुस्कुराते हुए कार्ड दिया तो बोली, यह सच सोच ले किस लिए, पढ़ो लिखो, घर का काम सीखो, आखिर पराए घर जाना है। उन्होंने कार्ड खोलकर देखा भी नहीं था और अपने फोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। वह मन ही मन निराश और मायूस सी थी, साथ ही गुस्से से उबल रही थी। पापा अपनी दुकान में ज्यादा बिजी रहते, देर रात घर में घुसते तो शराब के नशे में घर में हम न मचे, इसलिए माँ चुपचाप दरवाजा खोलकर उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती। वह गहरी नींद में होने का अभिनय करते हुए अपनी बंद आंखों से भी सब देख लिया करती थी। रात के अंधेरे में माँ के सिसकने की भी आवाजें आती। शायद पापा माँ से उनकी पत्नी होने का जजिया कर वसूलते थे। उसने भी बहुत बार माँ के चेहरे, गले और हाथों पर काले निशान देखे थे। पापा को सुधारने के लिए माँ ने बाबा लोगों की शरणों में जाना शुरू कर दिया था। घर में शांति पाठ, हवन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, सत्संग, कथा आदि के आयोजन आए दिन होने लगे थे। माँ को यह विश्वास था कि बाबा ही पापा को नशे से दूर कर सकते हैं, इसलिए वे दिन भर पूजा पाठ, हवन किया करती थी। उसी में अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। वैसे भी हमेशा ही घंटों पूजा पाठ करना, बाबा लोगों के पीछे भागने उनकी दिनचर्या में शामिल था। अब तो घर के अंदर बाबा सत्यानंद का उनकी चौकड़ी के साथ जमघट लगा रहता था। कभी कीर्तन, सत्संग और कभी बेकार के उपदेश। फिर स्वाभाविक था भोजन भी होगा। पापा का बिजनेस बढ़ गया और उस महिला का तबादला हो गया था जिसके साथ पापा का चक्कर चल रहा था। वह मेरठ चली गई थी। माँ का सोचना था कि यह सब कृपा गुरुजी की वजह से हुई है, इसलिए पूजा पाठ भी कंठी माला पहनकर सुबह शाम पूजा पाठ में बैठ जाती। लोगों के ऊपर खर्चा करने के लिए पापा के पास खूब पैसा रहता। इन सब ढकोसले के कारण उसे पढ़ने और अपना होमवर्क करने का समय ही नहीं मिलता। अक्सर उसका होमवर्क अधूरा रहता तो वह स्कूल जाने के लिए आनाकानी करती। इस पर माँ का थप्पड़ मिलता और स्कूल में भी सजा मिलती। वह क्लास टेस्ट में फेल हो गई तो पेरेंट्स मीटिंग में टीचर ने उसकी शिकायत की कि इसका होमवर्क पूरा नहीं रहता और क्लास में ध्यान नहीं देती, तो इस बात पर भी माँ ने उसकी खूब पिटाई की थी। धीरे धीरे वह अपने आप को सिमटने लगी थी। उसका आत्मविश्वास हिल चुका था। वह हर समय अपने आप में ही उलझी रहने लगी थी। क्लास में टीचर जब समझाती तो सब कुछ उसके सिर के ऊपर से निकल जाता। वह हकलाने लगी थी। माँ के सामने जाते ही वह कपकपाने लगी। पिता की अपनी दुनिया थी। वे उसे प्यार तो करते थे। पिता को देखकर गुंज खुश तो होती थी, लेकिन बात नहीं कर पाती थी। वह कभी कभी प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेर देते तो वह खुशी से निहाल हो उठती थी। उधर माँ की कुंठा बढ़ती जा रही थी। वे नौकरों पर चिल्लाती, उन्हें गालियां देती और फिर गुंज की पिटाई करके स्वयं रोने लगती। गुंज, आखिर मुझे क्यों तंग करती रहती हो? तब वह ठिठाई से हंस देती थी। उसे मालूम था कि ज्यादा से ज्यादा माँ फिर से उसकी पिटाई कर देगी और क्या। पिट पिट कर वह मजबूत हो चुकी थी। अब पिटने को लेकर उसके मन में कोई खौफ नहीं था। कक्षा 7वीं में थी। गणित के पेपर में फेल हो गई थी। जुलाई में उसकी फिर से परीक्षा होनी थी। वह स्कूल में अपमानित होकर आई थी क्योंकि गणित के कठिन सवाल उसके दिमाग में घुसता ही नहीं था। घर के अंदर घुसते ही सभी के व्यंग बाणों से उसका स्वागत हुआ था। अब तो घर में नए नए काम होने लगे हैं। गुंज से इस घर में झाड़ू पोछा लगवाओ, वह इसी के लायक है। एक दिन ताई जी ने भी गुंज को व्यंग से कुछ बोला तो वह उनसे चिढ़कर कुछ बोल पड़ी। फिर क्या था, उसे जोरदार थप्पड़ पड़े थे। इस घटना के बाद उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब वह माँ को परेशान करने के लिए नए नए तरीके सोच रही थी। कुछ देर में माँ आई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर तक उसके मन में यह प्रश्न घुमड़ता रहा कि जब पीट कर रोना ही है तो पीटती ही क्यों है। माँ के लिए उसके दिल में क्रोध और घृणा बढ़ती ही गई थी। लेकिन उस दिन पहली बार माँ के चेहरे पर बेचारगी का भाव देखकर वह व्याकुल हो उठी थी। व्यथित स्वर में वे बोली थी, गुंज, पढ़ लिख कर इस नरक से निकल जाओ मेरी बेटी। उस दिन मजबूरी से कहे
इन प्यार भरे शब्दों ने उसके जीवन में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत कर दी थी। अब पढ़ाई में रुझान के कारण उसका रिजल्ट अच्छा आने लगा तो माँ की शिकायत दूर हो गई थी। वह 10वीं में थी, बोर्ड की परीक्षा का तनाव लगा रहता था। साथ ही अब उसकी उम्र की ऐसी दहलीज थी जब किशोर मन उड़ान भरने लगता है। फिल्म टीवी के साथ साथ हीरोइनों से जुड़ी खबरें मन को आकर्षित करने लगती हैं। पड़ोस की सुनीता आंटी का बेटा कमल भैया का दोस्त था। अक्सर वह घर आया करता था। वह बीएससी में था, इसलिए वह कई बार उससे कभी इंग्लिश तो कभी गणित के सवाल पूछ लिया करती थी। वह उसके लिए कोई कार्ड लेकर आया था। उसने अक्सर उसे अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। वह भी शर्मा कर मुस्कुरा दिया करती थी। एक दिन वह उसके कमरे में बैठकर उसे गणित के सवाल समझा रहा था। वह उठकर अलमारी से किताब निकाल रही थी कि तभी उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वह सिटपिटाकर उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास कर रही थी कि तभी कमरे में कमल भैया आ गए और बस फिर तो घर में जो हंगामा हुआ कि पूछो ही मत। वो बिल्कुल भी दोषी नहीं थी, लेकिन घर वालों की नजरों में सारा दोष उसी का था। कब से चल रहा है यह ड्रामा? वही मैं कहूँ कि यह सलील आजकल क्यों बार बार यहाँ आकर चक्कर काट रहा है? सही कहा है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। माँ ने भी उसकी एक नहीं सुनी, न ही कुछ पूछा और लगी पीटने। कल मुही, पढ़ाई के नाम पर तुम्हारा यह नाटक चल रहा है। पिटती रही और ठिठाई से कहती रही, पीट ही तो लोगी, एक दिन इतना मारो कि मेरी जान ही चली जाए। माँ का हाथ पकड़कर अपने गले पर ले जाकर बोलती, लो मेरा गला दबा दो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। उस दिन जाने कैसे पापा घर आ गए थे। उसको रोता देख माँ से डांट कर बोले, तुम इसको इतना क्यों मारती हो? तो वे छूटती ही बोली, मेरी माँ मुझे पीटती थी इसलिए मैं भी इसे पीटती हूँ। पापा ने अपना माथा ठोक लिया था। अब माँ के प्रति उसकी घृणा जड़ जमाती जा रही थी। वह उनके साथ ठिठाई से पेश आती, उनसे बात बात पर उलझ पड़ती, मगर गुमसुम रहकर अपनी पढ़ाई में लगी रहती। वह माँ का कोई कहना नहीं मानती, न ही किसी की इज्जत करती। उसकी हरकतों से पापा भी परेशान हो जाते। दिन ब दिन वह अपने मन की मालकिन होती जा रही थी। उसके मन में पक्का विश्वास था कि यह पूजा पाठ बाबा केवल पैसा ऐंठने के लिए ही आते हैं। यही वजह थी कि वह पापा से भी जबान लड़ाती। वह किसी भी हवन पूजन पाठ पूजा में न तो शामिल होती और न ही सहयोग करती। इस कारण अक्सर घर में कहासुनी होती, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती। इसी बीच उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने स्कूल में टॉप किया था। उसके 92% अंक आए थे। बस फिर क्या था, उसने कह दिया कि उसे कोटा जाकर आगे की पढ़ाई करनी है। इस बात पर एक बार फिर से माँ ने हंगामा करना शुरू कर दिया था, नहीं जाना है किसी भी हालत में नहीं। लेकिन पापा ने उसे भेज दिया और वहाँ अपनी मेहनत के बलबूते पर वह इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता पास कर बाद में इंजीनियर बन गई। उधर पापा की अपनी लापरवाही के कारण उनका स्टाफ उन्हें धोखा देता रहा। वे सत्संग में मगन रहकर पूजा पाठ में लगे रहे। जब तक पापा को होश आया, उनका बिजनेस बाबा लोगों द्वारा आयोजित पूजा पाठ चढ़ावे के हवन कुंड में स्वाहा हो चुका था। अब वे नितांत अकेले हो गए। फिर उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ। कोई गुरुजी बाबा या फिर पूजा पाठ काम नहीं आया। अब गुंज ने खूब दौड़ भाग की, लेकिन निराश पापा जीवन की जंग हार गए। माँ अकेली रह गई तो वह बीना को उनके पास रखकर उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। गुंज का चेहरा रोज से लाल हो रहा था तो आंखों से अश्रुधारा को भी वह रोक सकने में समर्थ नहीं हो पाई थी। पार्थ, आई हेट हर, आई अंडरस्टैंड गुंज, तुम्हारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। शायद उनके मन में पश्चाताप हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। यदि तुम्हें मंजूर हो तो उन्हें बेंगलुरु के शिफ्ट करने में ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ के ओल्ड एज होम का नंबर मुझे मालूम है। यदि तुम कहो तो मैं बात करूं। पार्थ, मैं उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, मगर डियर सोचो कि एक मजबूर बुजुर्ग, वह तुम्हारी माँ, बेड पर लेटी हुई तुम्हारी ओर नजरें लगाए तुम्हें आशा भरी निगाहों से निहार रही है। वह बुदबुदा कर बोली, कहीं पहुंचने में हम लोगों को देर न हो जाए। गुंज सिसकती हुई मोबाइल से फ्लाइट की टिकट बुक करने में लग गई थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।